हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे मैथ और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। किस क्लास का? 10th और 12th का। तो आज भी हम लोग किसका क्वेश्चन लेके आए हैं? ये इंग्लिश का लेके आए हैं। और इसके बाद आप भी अगर क्लास 10th के इंग्लिश में 90 प्लस पाना चाहते हैं, 90 प्लस नंबर, ये हमारी जिम्मेदारी और गारंटी होगी। अगर आप देख लेना, नहीं जिस दिन पेपर ख़त्म होगा उस दिन पेपर लेके अपना इस पूरे वीडियो में मिला लेना कि कितने % इसमें फंस रहे हैं। और इसके बाद ये श्योरिटी है कि 90 प्लस 100 की उम्मीद हम कर सकते हैं। 100 मतलब 100 में से 100 लाने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि पूरी मतलब वीडियो का पूरा क्वेश्चन देख लेना, तो वीडियो का पूरा क्वेश्चन देख लेना और एक एक क्वेश्चन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा 100 में से 100 फंसेगा, यदि आप पूरा इसका पढ़े रहेंगे तो फिर उसके बाद। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, आइए शुरू करते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन होगा और क्लास 10th के लिए होगा। और ये कितने नंबर का आता है? ये 4 नंबर का आता है। बस फ्री का 4 नंबर मिलता है। थोड़ा बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आता तो है, बट वो टेंस ना पहचान पाते हैं और उसके बाद उनको मीनिंग ना आती है। तो ऐसे ये सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम आसानी से, मतलब क्या कहते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्टेप लग रहा है, कहाँ से कौन सा टूट रहा है और किस में किसको बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है, ये पूरी लॉजिक बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि मतलब ये क्लास 10th के लिए एक पैसेज होगा, अनसीन पैसेज, मतलब जो कि हिंदी का होगा, इसको इंग्लिश में करना है। तो इंग्लिश में करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा तो एक सीधा साधा नियम रहता है कि पहले इसको जितने पार्ट में जहाँ जहाँ पूर्ण विराम लगा है उसको सबको एक पार्ट में डिवाइड करो। पहले इसको ये एक पार्ट हो जाएगा इसका, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद इधर यहाँ तक आता है, फिर तीसरा इसका पार्ट यहाँ से यहाँ तक, और चौथा पार्ट ये हो जाएगा। तो जब ये इतना आएगा ना, तो फिर उसके बाद हमको करना क्या है? पहले आप सब में चेक कर लो कि टेंस कौन सा है भाई साहब। टेंस से पहले चेक करेंगे तो इसमें देखो, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। हमको ये बता दो, इस सेंटेंस में कहीं क्रिया आई है क्या? क्रिया का मतलब होता है कोई काम। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। अगर ये ना याद हो तो क्रिया के लिए ये याद करो कि जिस शब्द के अंत में ना आया हो वो क्रिया होती है। लेकिन ये वाला ना, लेकिन जानते हो उसमें वो होना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं? उस शब्द से किसी काम का करना पाया जाए या होना पाया जाए, वो किसी का नाम ना हो। जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि खेलना। अब इसमें देख लो, खेलना ये किसी का नाम नहीं हो सकता है, ये क्रिया है। और उसके बाद रोना, ये किसी का नाम नहीं हो सकता है, ये क्या है? ये क्रिया है। और उसके बाद जैसे कह दें अर्चना, तो ये देखो ये किसी का नाम हो सकता है, इसमें ना आ रहा है तो ये क्रिया नहीं होगी। ठीक, तो ऐसे ही हमको ध्यान देना है कि जिसके अंत में ना आ जाए, क्या आ जाए? बड़ा ना, जिसके अंत में आए वो क्रिया होगी। ठीक, तो यही बात का हमको ध्यान देना है। तो इसमें आप चेक कर लो पूरे सेंटेंस में, इस पूरे वाक्य में कहीं पे ना आया है क्या? नहीं, देखो इसमें ना आया ही नहीं है, ना तो कहीं भी नहीं आया। ये प्राचीन आया, बड़ा ना नहीं है, नहीं, क्रिया हो ही नहीं सकती। और क्रिया आएगी भी ना तो इससे तुरंत जस्ट बगल ही आएगी, इसके तुरंत जस्ट बगल ही आएगी, और नहीं तो क्रिया आएगी ही नहीं। तो जब जिसमें क्रिया नहीं आती है, तो कल भी हम बताए थे, जिस वाक्य में क्रिया ना आए, अगर वो लास्ट में था, थे और थी लिखा हो, क्रिया ना आए और था, थे, थी लिखा हो, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगा देंगे वाज या फिर वर, वाज या वर लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे ये इतना पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जब आखिरी में क्या आया रहे? था, थे, थी आया रहे। लेकिन जब ये ना आया रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? हैं, हूँ, या तो हैं, या तो हूँ, या तो हो। अगर ये आया होगा तो हम क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे इज, एम, और उसके बाद फिर इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर्स लिख देंगे। ये इतने से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, इतने से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर लास्ट में है, हूँ, हो दिखा, क्रिया नहीं है, तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। लास्ट में था, थे, थी दिखा, क्रिया नहीं है, तो वाज, वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्रिया आ जाएगी तब क्या करेंगे? तो वो देखा जाएगा, कंडीशन के ऊपर होगी कि कौन सा हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद आइए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग भी इसको लिख के रख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे। पहले तो पहले वाले में देखो क्रिया नहीं है, पहले वाले में पता चल गया क्रिया नहीं है, ये सिंपल का होगा। अगर इधर लिखा है तो ये इंडिफिनिट होगा, इज, एम, आर लगेगा। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इसमें देखो फिर से है आया, लेकिन पता करो क्रिया है क्या? नहीं, क्रिया नहीं है।
फिर उसके बाद यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, इसमें पता करो क्रिया है, नहीं है, संगम, ये संगम क्रिया हो ही नहीं सकती। फिर उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो इसमें भी चेक करो कहीं क्रिया है, कहीं पे क्रिया नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस किस में बनाना है, प्रेजेंट के सिंपल में, जिसमें लगाना क्या है, इज एम आर। तो आइए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। पहले इसमें कह रहा है प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो कौन है प्रयागराज, तो इसके लिए सबसे पहले ये सब्जेक्ट मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रयागराज। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, प्रयाग, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रयागराज, पहले ये लिख देंगे। अब उसके बाद फिर ये देखो प्रयागराज एक सिंगुलर है, प्रयागराज, प्रयाग, फिर उसके बाद राज, प्रयागराज। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो प्रयागराज एक शहर है, तो यहाँ पे इज लगा दो, सिंगुलर है। अब उसके बाद इस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, और इसके बाद लास्ट में है। तो फिर उसके बाद अब कह रहा है कि एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन, और प्राचीन के लिए क्या लिखते हैं, एंशिएंट, यहाँ पे लिख देंगे एंशिएंट, एन एंशिएंट। अब ऐतिहासिक के लिए हिस्टोरिकल, तो ये होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, ये हो जाएगा हिस्टोरिकल। नगर के लिए सिटी, अगर ये मीनिंग हमको ना आती है तो क्या लिख सकते हैं, नगर की मीनिंग एक और होती है टाउन, TOWN, ये भी होता है। फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिए। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब दूसरा सेंटेंस, उसका एक गौरवशाली इतिहास है, किसका है, किसका है, प्रयागराज का। तो ये तो कोई आदमी है नहीं, तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए हम लगाते हैं इट, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, इट, यहाँ पे लगा देंगे इट। अब उसके बाद जैसे कहें, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग क्या, जैसे कहें अगर हमारे पास एक कार है, तो हमारे पास एक कार है तो कार के हम मालिक हुए, हमारे पास एक पेन है तो पेन के हम मालिक हुए, चाहे तोड़ें चाहे लिखें। तो और उसके बाद वैसे कह रहा है जो इलाहाबाद प्रयागराज है, प्रयागराज के पास एक गौरवशाली इतिहास है, मतलब प्रयागराज का एक गौरवशाली इतिहास है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हैज़ या फिर हैव या फिर हैड लगाते हैं। तो ये तीन कंडीशन होती है। जब जैसे हमारे पास कहें हमारे पास एक पेन है तो वी हैव ए पेन, तो फिर उसके बाद कहें उसके पास एक कार है तो ही हैज़ ए कार। तो यहाँ पे देखो है, जब लास्ट में क्या आ रहा है, है आ रहा है, जब लास्ट में है आ रहा है हूँ और हो, है हूँ हो, अगर ये तीनों आएगा तो इनके साथ हम ये दोनों लगाएंगे। और इसके बाद जब ये हैड आएगा तो लास्ट में क्या आ रहेगा, था थे थी आया रहेगा, था थे थी आ रहेगा। मोहन के पास एक कार थी, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड, तो मोहन हैड ए कार। और हमारे पास एक बड़ी गाड़ी थी तो आई हैड ए कार, तो ऐसा, या बड़ी गाड़ी, ऐसा कुछ बता सकते हैं। तो इसको याद करना, लिख लेना, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब आगे चलते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस पे क्या कह रहा है, इस वाले सेंटेंस में कह रहा है कि इसका एक गौरवशाली इतिहास है, कि क्या है, गौरवशाली इतिहास। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ईट लगाए, अब उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इज लगा देंगे, क्रिया, क्योंकि ईट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। अब उसके बाद इसका एक गौरवशाली इतिहास, तो इसका के लिए क्या लगाएंगे, इट्स। क्यों भाई साहब, इसका के लिए क्यों होगा, कहेंगे ये हमारे क्या हुए, सोहन, इनको बता देते हैं इनका घर नदी के किनारे है, तो इनका घर या तो कहे उनका घर, तो दोनों का मतलब ये होगा हीज, ये होगा क्या, हीज। हीज मतलब होता है अपना या उनका या फिर इनका। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहेंगे, और जब ये इतना लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, कह रहा है कि फिर उसके बाद, कहीं गलत हो रहेगा, तो अच्छा तुझे बताना चाहिए था, बताए उसको लेकिन लिख दे कुछ और। तो आइए देखते हैं, इसको शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको शुरू करेंगे इट से। शुरू इट से क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें देखो तो यहाँ पे ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद एक निर्जीव है, तो उसके लिए सब्जेक्ट हम इट लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट इट होता है ना, उसका अपना के लिए क्या लगाते हैं पता है, उसमें अपना के लिए लगाते हैं इट्स, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे लगा देंगे इट हैज़, फिर उसके बाद आगे लगाएंगे इट्स, क्या लगाएंगे, इट्स। अब उसके बाद ये इसका के लिए आ गया, ठीक, एक गौरवशाली इतिहास, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, और इसके बाद फिर गौरवशाली के लिए क्या लिखेंगे, ए ग्लोरियस, यहाँ पे लिखेंगे ग्लोरियस, इसका हो जाएगा ग्लोरियस। और इसके बाद एक ग्लोरियस इतिहास के लिए क्या लिख देंगे, हिस्ट्री, यहाँ पे हो जाएगा हिस्ट्री। ये हो गया सेंटेंस पूरा। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है,
और जब सेंटेंस ऐसा मिल जाए, कैसा सेंटेंस, जब सेंटेंस ऐसा मिले इनसे पूछो कि कौन है, तो ये बता रहा है कि गंगा और यमुना का संगम, तो ऐसा मिले तो सबसे पहले उसको देयर से बनाया करो। तो यहाँ पे लगा देंगे देयर और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, देयर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे देयर के बाद यहाँ पे लिखेंगे इज़। अब देखो इज़ क्यों लगा रहे हैं, अभी इसका भी लॉजिक बता रहे हैं क्यों, कि यहाँ पे लगा दिए इज़। अब उसके बाद क्या है, गंगा और यमुना का संगम, इतना पूरा लिखना है। और जब इतना पूरा लिखना रहे तो हमको क्या करना पड़ता है पता है, हमको ये ऑफ लिखना रहता है इसके लिए। तो ऑफ जब भी लिखते हैं तो इधर वाला इधर आ जाता है और इधर वाला इधर चला जाता है। तो संगम के लिए क्या लिखेंगे, कन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे लिखेंगे द और उसके बाद फिर लिखेंगे कन्फ्लुएंस, द कन्फ्लुएंस और उसके बाद द कन्फ्लुएंस, फिर उसके बाद लगाएंगे ऑफ, ये इतना लिख दिए। फिर उसके बाद इनको उधर लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे द गंगा, क्या लिखेंगे द, फिर उसके बाद लिखेंगे गंगा GAN, द गंगा, फिर उसके बाद एंड और उसके बाद फिर द यमुना, यमुना। तो ये हो जाएगा द गंगा एंड, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दो द यमुना, इसको इधर लिख देते हैं द यमुना, द यमुना, ये हो गया। अब उसके बाद इसको अच्छा बड़े में कर लो, नहीं कुछ लोग लॉजिक लगाएंगे, चलो ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमको एक बात इसमें ना समझ में आई कि सर जी इसमें इस काहे लगा दिया आप, पागल खाएं क्या? तो पागल नहीं खाएं, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका मतलब कन्फ्लुएंस ये हुआ और उसके बाद जब देयर से सेंटेंस शुरू होते हैं ना, इसके बाद सहायक क्रिया थी, सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ये हो गया और ये इतना पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट में जब कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके पहले जो शब्द लिखा जाता है वही शब्द हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये मेन सब्जेक्ट होगा और मेन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम, और संगम ये अनकाउंटेबल है, 4-5 संगम है नहीं, एक संगम है। तो यहाँ पे इसके लिए इज लग जाएगा, इस वजह से सिंगुलर आ रहा है। ठीक, इसको समझ गए होंगे। आगे चलेंगे, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और आगे और कुछ कह रहा है। तो यहाँ पे देखो और कुछ कह रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो कौन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे फिर से क्या लगा देंगे, ये इतना हमारा सब्जेक्ट हुआ। और जब इसके तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट मिल जाए तो सेंटेंस को हम देयर से बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आएगा देयर और उसके बाद फिर लगा देंगे इज। अब फिर कहोगे सर जी इस काहे लगाएं, तो यहाँ पे देखो उच्च न्यायालय, तो एक ही उच्च न्यायालय है इसी वजह से। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हाई कोर्ट, क्या लिखेंगे हाई और उसके बाद कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद ऑफ, हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर और उसके बाद फिर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये हो गया सेंटेंस पूरा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम तुम लोगों को इसको आसान बनाने के लिए मतलब देखो इतना तोड़े। पहली बात तो एक बात और ध्यान देना, अगर सेंटेंस ऐसा सेंटेंस या फिर पैसेज कठिन लगे, अगर पैसेज कठिन लगे तो इसको क्या करना है, पहले इसमें की सब मीनिंग निकाल के रख लेना। एक बगल मीनिंग निकालना, इसकी तो पता ही होगी, इसकी मीनिंग निकालो, इसकी मीनिंग निकालो, इसकी निकालो और इसके बाद इसकी निकाल लो, फिर उसके बाद इसकी निकाल लो और इसके बाद फिर इन सब की मीनिंग निकाल के एक बगल ऐसे लिख दो, ऐसे साइड में। और उसके बाद फिर क्या करना है, बाई वाइज टेंस पहचान लेना। देखो सबसे पहले हम आए थे तो क्या पहचाने इसमें कि टेंस कौन सा होगा, तो पहले टेंस पहचान लेना। अब इतना अगर दो चीज़ निकाल लिए ना तो हम कह रहे हैं कि 100% गारंटी है कि कभी नहीं गड़बड़ होगा। इसका सिर्फ एक क्रम याद रखो, पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। इतना ही का क्रम होता है, बाकी तुम किसी भी क्रम में रख दो, बस उसकी प्रीपोजिशन ठीक होनी चाहिए। बस प्रीपोजिशन जो लगा रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए, इतने का क्रम होता है, बाकी का क्रम नहीं होता है। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक लेके आएंगे एक नया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इस वजह से हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस टाइप का और कोई सेंटेंस आया तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक, इसको समझना। अगर अभी भी ना समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से बैक करना और बैक करने के बाद देखना और इसके बाद जैसा भी लगेगा वीडियो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन और नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।